कुछ ही महीनों के बाद 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2027 में। पहले 5 राज्यों में होंगे, उसके बाद फिर गुजरात वाला चुनाव आखिरी में होता है 2027 के। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, 403 वहां विधानसभा की सीटें हैं। 2017 से लगातार बीजेपी सत्ता में है। अभी आपके हिसाब से बीजेपी क्या मजबूत स्थिति में है? कल जैसे ही नई टीम की घोषणा हुई उसके तुरंत बाद विनोद तावड़े को कमान दे दी गई है यूपी चुनाव लड़ाने की, रणनीति बनाने की। आपके हिसाब से बीजेपी 27 में हैट्रिक लगाने जा रही है या मामला फंसा हुआ है इस बार? वैभव जी, ऐसा नहीं है कि लोकप्रियता डाउन नहीं हुई है। राम मंदिर के मुद्दे ने डैमेज किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और पर ये डैमेज कितना किया है इसको यूजीसी वाले मामले ने भी किया है। देखिए, नीट वाले मामले को मैं नहीं मानता हूं कि कोई डैमेज किया है। ये मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि ये नीट का जो मामला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया का मामला है। मैं यूजीसी वाले मामले की बात कर रहा था सर। तान के रख रहे हैं बस। ये कहीं भी आपको इसका डैमेज, आपको नीट वाले मामले का डैमेज कहीं दिखाई नहीं देगा। ये आप मेरी इस बात को मान लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए कोई मीटर नहीं है कि नाप कैसे सकते हैं हम। बीजेपी की लोकप्रियता राम मंदिर से जरूर धक्का लगा है उससे, लेकिन कितना लगा है इसके लिए ना मेरे पास मीटर है, ना आपके पास मीटर है, ना शेखर जी के पास मीटर है। बस हम अजम्प कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ है ना। लेकिन नीट वाले मामले की बात यह है, नीट वाले मामले को लेके ज्यादातर लोगों में ये चला गया है कि ये एक फैब्रिकेटेड मामला था और इसमें ये लोग सारे पीछे थे। झारखंड ने भी बहुत सारे लोगों की पोल खोली है। ऐसा नहीं है कि झारखंड जब आया और झारखंड पे लोगों की चुप्पी, तो ये समझ में आ गया था कि भाई ये सरकार को घेरने के लिए, जैसे किसान आंदोलन फैब्रिकेटेड किया गया था, ये वैसा ही कुछ था। और इससे कोई बीजेपी को कोई डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, राम मंदिर से डैमेज है, वो कितना है। लेकिन अब जहां तक यूपी के इलेक्शन की बात है, यूपी इलेक्शन में मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में है। ऐसा नहीं है, बीजेपी कमजोर स्थिति में है यूपी में, और समाजवादी बहुत मजबूत हो गई है। हाँ, टक्कर का मामला हो सकता है परसेंटेज में 2-4% का ही अंतर रहे जब जो मत प्रतिशत आएगा उसमें। लेकिन बीजेपी ओवरऑल ऐसा नहीं है कि लूज कर गई और मैं ये बोल दूं कि नहीं भाई बीजेपी तो यूपी लूज कर गई है और अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी भी योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अखिलेश यादव जी से ज्यादा है। इस चीज को आप मानिए। आप गांव गांव जाइए, सर्वे करिए। वो बोल रहे हैं, शेखर कुमार जी बोल रहे हैं फ्लोटिंग वोट होता है, फ्लोटिंग वोट ये करता है, फ्लोटिंग वो करता है। ये 2014 के बाद शब्द गढ़ा गया फ्लोटिंग वोट, है ना। तो ये फ्लोटिंग वोट कुछ परसेंट होता है। ये नहीं है कि सरकार बनवाते और सरकार गिरा देते हैं, ऐसा नहीं है। ये कुछ परसेंट होते हैं। बाकी तो बीजेपी को आप किसी गांव में जाइए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, यूपी में तो गांव बहुत ज्यादा है, शहर भी 24 में बात बिगड़ गई थी जी। यूपी में 24 में बात बिगड़ गई थी। बीजेपी 33 पर आ गई थी, सपा 37 पर चली गई थी। 24 का मैं आपको बताता हूं ना, 24 की में बात कैसे बिगड़ी थी। 24 में पुरुषोत्तम रूपाला का बयान आपको याद होगा। पुरुषोत्तम रूपाला लल्लू सिंह का बयान, है ना। तो वो जो बीजेपी का कैडर वोट था, उसने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। और ईस्टर्न यूपी जहां लगातार बीजेपी हारी, वहां देखिए आप क्यों हारी बीजेपी। जो कैडर वोट था बीजेपी का, वो कहीं खिसक गया। इस वजह से खिसका क्योंकि किसी ने एक बयान दिया जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई और बीजेपी की तरफ से उसको कंडेम नहीं किया गया। पुरुषोत्तम रूपाला को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया था। खूब मांग हुई, इस पे प्रदर्शन भी हुए थे, तो वो डैमेज था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो एक बार झटका दे दिया तो अब लगातार बार बार झटका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये खुशफहमी में रहने के लिए कोई कुछ भी रहे। और 24 को ये भी मत मानिए कि वो बहुत, आपको 24 की एक और स्थिति बताता हूं मैं। समाजवादी पार्टी जब इलेक्शन लड़ रही थी ना 24 में, समाजवादी पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष होते हैं ना, प्रॉपर बूथ अध्यक्ष भी नहीं थे, जबकि बीजेपी के पास प्रॉपर बूथ अध्यक्ष थे। समाजवादी पार्टी तो 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद फिर अपना बूथ प्रहरी और ये सारी ड्राइव चलानी शुरू की है। अभी भी समाजवादी पार्टी का अगर जो आप देखेंगे वैभव जी, तो उनसे कोई एक लोकसभा का मांग लीजिए डेटा और बोलिए कि भाई हम आपके बिल्कुल उनका संगठन बूथ स्तर तक का नहीं है। लेकिन आपको ये बात भी माननी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी ने 2022 के बाद से अपनी रणनीति में काफी बदलाव किया है। फैजाबाद लोकसभा सीट सामान्य सीट है, वहां से एक दलित उम्मीदवार को उतारना यह बड़ा फैसला था। पीडीए वाला कार्ड खेलना, वो दांव चल गया अखिलेश यादव का। और आपका कहना कि जो वोटर 2024 में छिटक गया था वापस वो बीजेपी के साथ चला आया होगा, इस बात की क्या गारंटी है? यूपी की राजनीति में तो हमेशा से देखते आए हैं कि जो वोटर एक बार छिटक गया वो 2-4 चुनाव तक छिटका ही रहता है। बसपा का हाल आप देख ही सकते हैं, लगातार वोट परसेंटेज कम होता जा रहा है। देखिए, बीजेपी ना तो बसपा है। बीजेपी को वाम सैप की जरूरत नहीं है जैसे बसपा को वाम सैप की जरूरत होती है। बीजेपी के पास अपना कैडर बहुत मजबूत है। आप ये देखिए, बेसिक पार्टी में अंतर समझिए आप।
अगर जो अभी भी समाजवादी पार्टी इतना सब करने के बाद भी अभी भी संगठन के स्तर पे बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती है। बीजेपी का संगठन आज भी बहुत मजबूत है और वो बीजेपी का संगठन बिल्कुल जमीन पे काम कर रहा होता है। बूथ प्रभारी जो बूथ अध्यक्ष होते हैं वो जमीन पे काम कर रहे होते हैं और वो 1000 वोट के लिए काम कर रहे होते हैं। उसके नीचे पन्ना प्रमुख होते हैं जो अलग अलग वोटर लिस्ट का जो पन्ना होता है, पेज होता है, उस पे काम कर रहे होते हैं। तो बीजेपी का संगठन, ये सही बात है आपकी कि छिटक गया, बहुत लंबे समय तक छिटक गया। जो बीजेपी की राहुल जी, बीजेपी के संगठन की जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी के जिन बूथ अध्यक्षों की बात कर रहे हैं, मैं यूपी से ही आता हूं, अयोध्या का रहने वाला हूं। उन्हीं संगठन के लोगों की बातें स्थानीय थाने में सुनी नहीं जाती है। उन्हीं बूथ अध्यक्षों की पिटाई होती है, मंडल अध्यक्षों को प्रताड़ित किया जाता है पुलिस के द्वारा और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसा बीजेपी के ही लोगों का कहना होता है। पूरी तरह अफसरशाही है, अधिकारियों का रौला होता है, विधायक सांसद तक हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, कोई नहीं सुनवाई हो रही। सब कहा जाता है कि बस पुलिस का ही राज है, योगी बाबा के दफ्तर से आदेश आता है, वही सब चलता है। ये सब भी भारी पड़ सकता है बीजेपी को। देखिए, ये जो ऐसी समस्याएं ना सदा रहती है, ऐसा थोड़ी कि पहली बार ये समस्याएं आई है। ये तो जब बीजेपी की सरकार 2014 में बनी थी तब भी बोला गया कि संगठन के लोगों का कोई ख्याल नहीं है। फिर 19 में बन गई, फिर 17 यूपी जीत गए, 17 के बाद 22 भी जीत गए। कौन सा ऐसे 5 साल रहे वैभव जी जब संगठन के लोगों के ये मीडिया ने ये चर्चा नहीं की हो कि संगठन का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और संगठन के लोगों को थाने में खड़ा कर लिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो कानून व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था है इस देश में, उसके लिए क्या कानून व्यवस्था से और पुलिस प्रशासन से ऊपर संगठन को कर देना चाहिए क्या, जैसे समाजवादी पार्टी करती है कि नहीं, हमारा कोई भी कैडर का बंदा आ जाएगा, उसकी बात सुनेगी, थानेदार खड़ा होगा, एसएसपी खड़ा होगा, अगर जो हमारा जिलाध्यक्ष आ गया तो एसएसपी खड़ा होगा, बराबर में चेयर डालेगा, वहां बिठाएगा। ये होना चाहिए क्या इस देश में? क्या देश में एनआरकी होनी चाहिए? जिनका काम प्रशासन चलाना है वो प्रशासन चलाएं, जिनका काम पार्टी के लिए काम करना है और पार्टियों को मजबूत बिल्कुल। करना है, शेखर जी के पास चलते हैं। राहुल जी, आपकी बातें बिल्कुल सही है कि पुलिस अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन यह बात भी सच है कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता किसी पार्टी की मदद करता है, चुनाव जितवाता है, दिन रात एक करता है, तो उसके बदले में कुछ अपेक्षा भी करता है कि मेरी सरकार आने के बाद, मेरी पार्टी की सरकार आने के बाद मुझे सुरक्षा मिलेगी। शेखर जी के पास चलते हैं। इस देश से प्यार करने वाले लोग राष्ट्रवाद, नेशन फर्स्ट पे भी काम करते हैं। ये नहीं है कि भैया पार्टी फर्स्ट है और पार्टी के लोग फर्स्ट है, भ्रष्टाचार फर्स्ट है। तो बीजेपी का अपना जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वैभव जी, वो एक बीजेपी आइडियोलॉजिकल पार्टी है। ऐसा नहीं है बीजेपी अवसरवादी पार्टी है कांग्रेस की तरीके से, जब मन किया तब वामपंथ की तरफ खिसक गए, जब मन किया तब बोले कि भाई राहुल जी, कितनी अभी कल सूची आई हुई है, मैं नाम गिनाऊं आपको। रोहन गुप्ता कौन से बीजेपी के विचारधारा वाले नेता हैं, कांग्रेस से आए हुए हैं, कांग्रेस के मीडिया सेल के हेड थे, प्रवक्ता थे, बीजेपी में आ गए। मनप्रीत सिंह बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, कौन से विचारधारा वाले नेता हैं वो? अकाली दल में रह चुके हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, बीजेपी में आए हैं। हजारों ऐसे नाम हैं। संदीप पाठक कौन से नेता है, राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, आम आदमी पार्टी में थे, अभी कुछ ही महीने पहले आए हैं बीजेपी में। विचारधारा का उतना सम्मान नहीं किया जा रहा है बीजेपी में। वैभव जी, बहुत सारे लोग उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जो बीजेपी, जैसे बैजंत जय पांडा, वो बीजेपी के नहीं थे, बिल्कुल पार्टी में आए है ना, वो उपाध्यक्ष हैं। वैसे ही आपने 3-4 नाम गिनवाए। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी में कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। जो लोग आ रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते सबको एडजस्ट किया जाता है, लेकिन कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ से पल्लवित आदमी बनेगा और जो ये बनेंगे महामंत्री होंगे वो बीजेपी कैडर के लोग होंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कार्यकारी शक्ति समय की कमी है सर जी। शेखर जी के पास चलते हैं। आपकी बात में बस इतना ही जोड़ना चाहता हूं कि वो जो एक पद दूसरे दल के आए हुए नेता को दिया जाता है, वो अगर मूल बीजेपी के रहने वाले को किसे दिया जाता तो पार्टी कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह रहता कि इन्हें इनाम दिया जा रहा है। जी शेखर जी, 2027 कितने आप बताइए जी, जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं, और दूसरी पार्टी से आए हुए लोग क्या उनको एडजस्ट नहीं किया जाना चाहिए? मतलब वो ले लिया और उनको बोल दिया जाए कि दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और नेता इधर से उधर आते रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली बार आ रहे हैं, नेता उधर से आए, कभी कांग्रेस से भी आए, बहुत सारे बीजेपी के कांग्रेस में गए। जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष है वो कौन है बताइए? यूपी के अध्यक्ष कौन है? कौन सी पृष्ठभूमि जरा है कि बताइए ना। वो भी तो बीजेपी और यहीं से गए हुए, संघ से गए हुए लोग हैं ना। बिल्कुल, अजय राय कई सारी पार्टियों में रह चुके हैं, लेकिन बात यह भी है राहुल जी कि फिर बार बार विचारधारा, राष्ट्रवाद,
इनकी अच्छा, चर्चा आप भी ठीक नहीं बताइए, लगती। क्या बीजेपी की विचारधारा पे किसी दूसरे दल से आए हुए लोग विचारधारा को बदलने की कोशिश करते हैं? क्या बीजेपी की विचारधारा बदल गई क्या? बीजेपी की विचारधारा जो है सो है, वो सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है। मूल कांग्रेस की भाजपा से विचारधारा नहीं कभी आते थे लेफ्ट आरके लिबरल सिंह, हो आपने जाती है, उनको कभी मंत्री लेफ्ट बना के अल्ट्रा रखा लेफ्ट था हो जाती है, बीजेपी कभी सरकार बीच में में। खड़े हो जाते जैसे ही हैं। मंत्री पद गया, उनके बोल अभी क्या है आप जानते हैं? राजकुमार सिंह अभी वो सोशल मीडिया पर कैसी पोस्ट डाल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश को लेकर कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको पता है? वो मूल बीजेपी के नहीं थे, उनको मंत्री बनाया गया, मंत्री पद जैसे ही गया उन्होंने अलग रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो बात यह है कि अगर कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करके दूसरे किसी अधिकारी को बना दिया जाता है, किसी दूसरे दल से आए हुए लोगों को बना दिया जाता है, तो वो लोग पद जाने के बाद फिर अपना असली स्वरूप भी दिखा देते हैं। जी शेखर जी, 2027 यूपी चुनाव, आपका क्या मानना है? देखिए, ऐसा है कि अभी एक बात ये कह रहे थे राहुल भाई कि वहां पे पन्ना प्रमुख है, हमारा संगठन इतना मजबूत है, सपा के पास ये नहीं है, पर 24 में इसलिए हार गए क्योंकि 2 बयान ऐसे आ गए। जब आपका संगठन ऐसा है कि 2 बयानों के बाद आप 24 का चुनाव हार गए, तो आपके पन्ना प्रमुख और सब बातें करना बेईमानी है। वहां पे यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला कैसे है कि जनता इस बार योगी जी को हरा रही है, या अमित शाह योगी जी को हरा रहे हैं, या समाजवादी पार्टी योगी जी को हरा रहे हैं। इसमें जो है ये बहुत कड़ा मुकाबला है, इसमें कौन जीतेगा ये नहीं पता, लेकिन योगी बाबा दोबारा नहीं आ रहे। दूसरी बात, अभी बात चल रही थी विचारधारा की, और इन्होंने कहा नहीं भाजपा में दूसरी पार्टी से लोग आ जाते हैं, लेकिन कार्यकारी की शक्ति किसके पास होती है? संघ से आए हुए व्यक्ति के पास होती है, यानी जो भी भाजपा में जा रहे हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन होते हैं। दूसरी बात, भाजपा में जो संघ से आए होते हैं तो आइडियोलॉजी ये है कि संघ में चित्पावन ब्राह्मणों के पास ही उनका संघ का जो संघ संचालक होगा वो वहीं से आएगा, वो दलित नहीं बनेगा। ये आइडियोलॉजी है जिसका सहारा भाजपा लेके चल रही है। भाजपा ने कभी कोशिश नहीं करी कि संघ की आइडियोलॉजी बदले, भाजपा के किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई संघ की ये ब्राह्मणवादी विचारधारा बदले। ये देखिए, ये इनकी आइडियोलॉजी जो है, इसी आइडियोलॉजी, राहुल जी देखिए, राहुल जी बड़े पेशेंस से मैं आपकी बात सुन रहा था। अब आप मौका दीजिए बोलने का। बड़े मैं कहीं भी नहीं बोला सर, मैंने उंगली उठाई थी परमिशन के लिए। तो अब मेरा ये कहना है कि यूपी में जो पटकों की पिटाई भी, शंकराचार्य का आई कार्ड मांगा गया, इनको यूजीसी का मुद्दा हराएगा, या राम मंदिर में जो इन्होंने संघी चोरों को बचा के रखा, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मोटी मछलियों के खिलाफ, और 2021 से चोरी हो रही थी, एसआईटी सिर्फ 40 दिनों की जांच कर रही है। ये एसआईटी भी जो लंपट राय को अगर वो 5 तारीख को जानकारी मिल गई थी, उसके 2 दिन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि कुछ लेखनी नहीं पाया गया, तो वो आदमी सबसे पहले शक के दायरे में होना चाहिए था। उसी के कहने पे एसआईटी, वहां योगी बाबा को इतनी भी वहां लिबर्टी नहीं थी कि वो डायरेक्ट एफआईआर कर दे। योगी बाबा के ऊपर 2 उप मुख्यमंत्री जो बिठाए गए हैं, टिकटों के वितरण में उनकी कितनी चलेगी ये पूरा देश देख रहा है। तो योगी बाबा का तो गेम तय हो चुका है, ये तो मोटा भाई कर चुके हैं, इसमें तो कोई शंका वाली बात नहीं है। अब देश ये देख रहा है कि मंदिर के नाम पे जो ये आरएसएस का इतना बड़ा मुख्यालय बन गया, एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या चंदा चोरी के पैसों से बनाए? इसकी जांच कौन करेगा? ईडी कब आएगी? जो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, उस संगठन को इन्होंने, उस एनजीओ को जो मतलब भारत के कानून को नहीं मानता, भारत के कानून के हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, उसको ये सर्वे मानते। तो इनका देश के कानून से कोई लेना देना नहीं। एक आपराधिक जांच में एसआईटी का, इस एसआईटी का कोई प्रोविजन नहीं होता है, डायरेक्ट एफआईआर का मामला था, और इसमें सबसे पहले गिरफ्तारियां होनी थी, और जो चंदा चोर थे, लेकिन वो क्यों नहीं? क्योंकि वो सब संग। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.